टुडेज आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। एंड आई थिंक इट्स अ सिक्स्थ लेक्चर ऑफ संस्कृत बाय रिस्पेक्टेड रमनदीप कौर मैडम। और ये लाइव लेक्चर है। कुछ अगर आपको पूछना है तो आप मैडम से पूछ सकते हैं। अपना लास्ट जो असाइनमेंट भी है वो लोड कर दिया है हमारे एप्लीकेशन में। ठीक है। सो माइक इज अप टू यू मैम, यू कैन Good स्टार्ट। evening, students. This is our sixth day. Today we will discuss about pronouns. In English grammar, we can say pronouns, but in Sanskrit grammar, it's called सर्वनाम शब्द। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है सर्वनाम शब्द। जो हमारा फिफ्थ लेक्चर था उसमें हमने शब्द रूप के बारे में चर्चा की थी, और जो आज का लेक्चर है इसमें हम सर्वनाम शब्द के बारे में विस्तृत रूप से हम आज इसको समझेंगे, जानेंगे। है तो ये शब्द रूप का ही एक प्रकार, किंतु जब हम नाउन और प्रोनाउन तो डिफरेंट वर्ड्स की बात करते हैं, तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार भी शब्द रूप क्या है, जो आपके इंग्लिश ग्रामर के नाउन थे। और जो आपके इंग्लिश ग्रामर के प्रोनाउन थे वो हमारे संस्कृत ग्रामर में क्या बन गए, सर्वनाम शब्द। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है उसे समझते हैं। सर्वनाम शब्द की संस्कृत में परिभाषा इस प्रकार है। सर्वनामम यस्य सह सर्वनामः। जो सभी नामों के साथ जुड़ता है, जिसका सभी नामों के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है, वह सर्वनाम कहलाता है। और अगर इसके अर्थ को हम और विस्तृत रूप से समझें तो इसमें क्या है, अर्थ क्या है इसका। यह शब्दः विशेष्यस्य नाम शब्दस्य स्थाने प्रयुज्यते, सः सर्वनामः इति कथ्यते। जो शब्द, हिंदी में इसको समझेंगे, जो शब्द नाम शब्द के स्थान पर जुड़ता है वह सर्वनाम कहलाता है। अब नाम शब्द क्या है और सर्वनाम क्या है। सर्व शब्द जो है उसका अर्थ होता है सभी, और नाम का अर्थ होता है नाम। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि सभी नामों के साथ, जैसे संस्कृत भाषा में एक मूल शब्द होता है तद, त, और द के पैर में आता है हलन, तद, जिसका साधारणतया अर्थ होता है वह। अब वह कोई पुरुष भी हो सकता है, वह कोई स्त्री भी हो सकती है, और वह कोई अन्य पदार्थ जैसे टेबल हो गया, जिसे हम फलकम बोलते हैं संस्कृत में, इंग्लिश में आप टेबल बोलते हैं। चेयर है जिसे हम संस्कृत में आसंदिका बोलते हैं और आप इंग्लिश में बोलते हैं चेयर, है ना। तो जो सभी नामों के साथ, वह एक कोई पुस्तक भी हो सकती है, वह एक आ, मेज हो सकता है, फलकम हो सकता है, वह एक ब्लैक बोर्ड हो सकता है, वह एक लड़की हो सकती है, और वह एक पुरुष भी हो सकता है। तो सभी नामों के साथ जो यह वह शब्द हिंदी का जुड़ा, संस्कृत में इस वह शब्द के किस प्रकार से तीन प्रयोग होते हैं। पहला आता है पुरुष के लिए सह, स्त्री के लिए सा, और नपुंसक लिंग के लिए क्या आता है, तद या फिर तत्। तो सभी नामों के साथ जो शब्द जुड़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं सर्वनामः इति कथ्यते, जैसा कि यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं। फिर और सरल विधि से इन्होंने लिखा है, अर्थात जो शब्द किसी संज्ञा यानी कि नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह लड़का रमेश, वह लड़की सरिता, या वह पंचरत्नम नामक या पांच रात्र नामक पुस्तक।
तो संज्ञा हो गई ना तीन प्रकार की, उसके स्थान पर जो शब्द जुड़ा उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आगे इन्होंने उदाहरण दे रखे हैं, जैसे अहम, मैं। अहम क्या हो गया? मैं। और मैं पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है। और अगर आपने पुराना B R चोपड़ा का बना हुआ एक सीरियल देखा होगा, महाभारत, तो उसके आरंभ में जो एक नंबरिंग के साथ ना एक गोल चक्र घूमता है, जब महाभारत सीरियल का हर एपिसोड स्टार्ट होता है ना, तो एक गोल चक्र घूमता है और उसमें किसी पुरुष के बोलने की आवाज आती है और उसमें इशारा किया है कि मैं समय बोल रहा हूँ। तो समय जो है वो ना तो पुरुष है और ना ही वो स्त्री है। तो समय किस लिंग में आता है? नपुंसक लिंग की श्रेणी में। तो यहाँ पर जो अहम शब्द दे रखा है, इसका अर्थ है मैं। तो मैं निर्जीव वस्तुएं या जिनका कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग निर्धारित नहीं है, उन्हें भी हम मैं के उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे मैं समय बोल रहा हूँ, मैं सतयुग इस दृश्य को देख रहा हूँ, है ना। ये उदाहरण है आपके समझने के लिए कि मैं जो है अर्थ, वो पुरुष भी कह सकता है कि मैं वहां गया, या स्त्री बोल सकती है मैं वहां गई। और कोई युग जैसे एक पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो उसमें हम नपुंसक लिंग के साथ जोड़कर भी इस मैं अर्थ को समझ सकते हैं। उसके बाद आता है त्वम शब्द। त्वम भी जो है वह सर्वनाम शब्द की श्रेणी में रखा गया है। कैसे? अब तुम मेरे मित्र हो, ये वाक्य एक पुरुष के लिए संबोधित किया गया है। तो तुम अर्थ जो है त्वम मम मित्रः अस्ति, तुम मेरे मित्र हो, ये पुरुष के लिए एक संबोधन है। और यही त्वम शब्द, त्वम मम सखी अस्ति, तुम मेरी सहेली हो, तुम मेरी सखी हो। लेकिन अगर हम किसी पुष्प से, उद्यान में जाकर, बाग में जाकर हम किसी पुष्प से बात करते हैं, तो फूल जो है, जो पुष्प है, वो ना तो पुल्लिंग है ना ही वो स्त्रीलिंग है। तो हम उसको क्या कहते हैं? हे पुष्पः त्वम अतीव सुंदरः अस्ति, है ना। कि हे पुष्प तुम बहुत सुंदर हो। तो नपुंसक लिंग शब्द के संबोधन के लिए भी हमने त्वम ही प्रयोग किया। इसलिए त्वम शब्द भी तीनों लिंगों के लिए प्रयोग होता है। पुल्लिंग शब्द के लिए यानी पुरुषवाचक के लिए, स्त्रीवाचक के लिए, और नपुंसक लिंग के लिए जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का न्यूटर जेंडर होता है। फिर इन्होंने और उदाहरण दिया है सह शब्द का, जो हम पीछे आपको समझा के आए हैं। सह यहाँ पर पुरुषवाचक, वह, सा यानी वह स्त्रीवाचक, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। आगे चलकर इन्होंने कुछ सर्वनाम शब्दों के उदाहरण दिए हैं। एते, फिर है एषः, फिर है ते, फिर है यह, फिर है कह, फिर है यह, फिर है सह। अब एते क्या है? जो पास में हमारे पड़ी हुई वस्तु होती है, संस्कृत भाषा में जो वस्तु हमारे पास में पड़ी हुई होती है, जैसे यह चम्मच है, तो उसके लिए संस्कृत में एतः शब्द प्रयोग किया जाता है। और जैसे एषः, इसका अर्थ भी यह ही होता है। लेकिन जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की बात होती है, तो उसमें एषः पुल्लिंग के लिए एषः बालकः अतीव चतुरः अस्ति, यह बालक बहुत चतुर है। अब ये ते शब्द जो इन्होंने दे रखा है, ये है सह तौ ते। ये हो गया सह शब्द का, जब हमने पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति में एक रूप चलाया, तो बहुवचन का, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप क्या बन गया? सह तौ ते। ते का अर्थ है वह सब। फिर है यह शब्द। यह शब्द जो है, ये क्या है? जब हम हिंदी भाषा के यह शब्द को दर्शाने के लिए संस्कृत में उसका रूप चलाते हैं, तो पुल्लिंग शब्द की प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या बनता है? यह, यऊ, ये। तो पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का ये एक वचन आ गया, यह शब्द। फिर है कह शब्द।
जो कहा शब्द है ये क्या है? कहा शब्द का अर्थ होता है कौन या फिर होता है क्या। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन में जब हम किम शब्द को परिवर्तित करके उसका रूप चलाते हैं जिसका अर्थ होता है क्या या फिर कौन, तो रूप क्या बनता है सर्वनाम रूप में? कह, कऊ, के। ये सब रूप आपको विस्तृत रूप से लिखे हुए बाद में असाइनमेंट में मिल जाएंगे। कह, कऊ, के। तो कह क्या है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। फिर यह हमारा रिपीट हो गया इसमें। और सह क्या है? वही तद शब्द का जब हम पुल्लिंग में रूप चलाते हैं तो क्या बन गया प्रथमा विभक्ति एक वचन का? सह, तऊ, ते। ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। अंत में लिखा है इत्यादि, यानी कि आदि आदि ये सारे शब्द यहाँ पर सर्वनाम की श्रेणी में रखे गए हैं। अब यहाँ पर आगे बात की गई है कि सर्वनाम शब्द के टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस इन संस्कृत। सर्वनाम शब्द के भेद क्या है? सर्वनाम शब्द के भेद आगे लिखे हुए हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है? पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी पर्सनल प्रोनाउंस। इसमें पुरुषवाचक शब्द इन्होंने क्यों प्रयोग किया है? अब जैसे लिखा हुआ है प्रथम पुरुषः। प्रथम पुरुषः क्या होता है? जब आप वर्ब की फॉर्म्स को संस्कृत ग्रामर में समझते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके पास सबसे पहले आता है प्रथम पुरुषः, फिर दूसरा आपके पास आता है मध्यम पुरुषः, और तीसरा आपके पास लिखा हुआ आता है उत्तम पुरुषः। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है मध्यम पुरुषः और ये यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तम पुरुषः। जब आप वर्ब की फॉर्म्स को संस्कृत व्याकरण में समझने लगते हैं तो संस्कृत व्याकरण में वर्ब की फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? क्रिया रूप या धातु रूप, और या फिर इन्हें हम पंच लकार कहकर संबोधित करते हैं। और ये प्रथम पुरुषः जो यहाँ पर दिखाया गया है ये वही है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में इसका नाम इन्होंने पुरुषवाचक क्यों रखा है? सबसे पहले तो ये है सह, फिर है सा, और फिर है तत्। और इंग्लिश ग्रामर में इन्होंने बोल दिया ही, शी और इट। अब प्रथम पुरुष क्या है? सह, यानी कि प्रथमा विभक्ति का एक वचन। सा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द में जब आप वह शब्द का रूप चलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। और तत्, जब आप नपुंसक लिंग में वह शब्द का रूप चलाएंगे तो रूप क्या बनेगा? प्रथमा विभक्ति का एक वचन बन गया तत्, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन बन गया ते, और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बन गया नपुंसक लिंग में तानि। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों प्रकार के जो वह शब्द हम रूप चलाएंगे, पुल्लिंग ये हो गया सह, स्त्रीलिंग हो गया सा, और नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन है वह बन गया तत्। ये हो गया आपका प्रथम पुरुष। तदुपरांत हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की। ये है आपके सामने लिखा हुआ मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है? जैसे जब हम कोई भी बात करते हैं, दो लोग हम आपस में बात करते हैं, किसी तीसरे, या तो हम विषय के बारे में बात करते हैं या किसी तीसरे पुरुष के बारे में हम बात करते हैं, तो ये मध्यम पुरुष कौन हो गया? तू। प्रथम पुरुष कौन था? वह। मध्यम पुरुष कौन है? तू। और उत्तम पुरुष इन्होंने नीचे लिखा है अहम, यानी कि आई, यानी कि मैं। तो उत्तम पुरुष जो है मैं, और मध्यम पुरुष मिल करके, मैं और तू मिल करके किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिसको पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं, जिसे हमने अभी पीछे देखा था प्रथम पुरुष, ये वाला प्रथम पुरुषः। मैं और तू यानी उत्तम पुरुष वाला मैं और मध्यम पुरुष वाला तू मिलकर के किसके बारे में बातें कर रहे हैं? प्रथम पुरुष वह है, यानी कि
उसके बारे में। तो ये क्रिया रूप का, जैसे ही आपको एक चार्ट लिखा हुआ दिखाया जाएगा जिसमें कर्ता और क्रिया मिक्स होंगे, तो उससे आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष और भी अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगा। ये थे हमारे सबसे पहला जो प्रकार था पुरुषवाचक सर्वनाम का, जिसमें तू है, मैं हूं और वह है। फिर है निजवाचक, दूसरे नंबर का जो है वो है निजवाचक सर्वनामः, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें क्या है, स्वः, आत्मनम इत्यादयः, जैसे स्वकर्म कृत्वा सः गच्छति। अब इसमें पहला शब्द क्या आ गया, निजवाचक। निजवाचक क्या है, जिसमें अपने लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं हो गया, हमारा हो गया, मेरा हो गया। तो जिसमें निजवाचक शब्दों का प्रयोग है, स्व यानी कि मेरा, आत्मनम यानी कि मेरा, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, वह है निजवाचक सर्वनामा। और इसके सर्वनाम शब्दों के जो रूप होते हैं वो दो ही होते हैं। एक तो होता है मम शब्द, जिसमें मेरा शब्द का मुझसे, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मुझसे बिछुड़ गया, मेरा उससे संबंध है, मुझ में ये गुण है ना, या मैं ऐसा हूं, ऐसे वाले वाक्य उसमें सामने आते हैं, ऐसे वाले विभक्ति रूप होते हैं। या फिर उसमें होता है अस्मद, यानी कि अहम, उसका अर्थ होता है मैं। तो ये आत्मनम जो है और स्वह जो है, ये मैं शब्द को हमारे सामने लाता है ना। मैं, हम दो, हम सब, उसमें ऐसे वाक्य बनते हैं। फिर मुझको, है ना, हम दोनों को, हम सब को। फिर तृतीय विभक्ति में मुझसे या मेरे द्वारा, है ना, हम दोनों के द्वारा या हम दोनों से। फिर तृतीय विभक्ति का बहुवचन आता है हम सब से। फिर या मेरे लिए, चतुर्थी विभक्ति आ गई। फिर पांचवी विभक्ति मुझसे अलग होता है, पृथक होता है ना। फिर छठी विभक्ति आ गई मेरा, है ना, मेरे साथ, उसका ये जुड़ाव है। फिर सप्तमी विभक्ति में उसी मेरा मैं शब्द का अर्थ बन गया कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, मुझ में या मुझ पर, है ना, ये शब्द उसमें आ गए। फिर संबोधन, सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता, केवल सात ही विभक्तियां होती हैं। और संबोधन क्यों नहीं होता सर्वनाम शब्दों में, क्योंकि अगर हम वह शब्द का तीनों लिंगों में सर्वनाम रूप चला रहे हैं, तो आप उसका अर्थ निकाल के देखिए। क्या कोई व्यक्ति ये संबोधन कर सकता है कि हे वह, हे यह, हे हमारा, हे मैं, हे तू, हे हम सब? तो ये जो हिंदी में हम एक हे शब्द आगे जोड़कर और पीछे जो कुछ हम जोड़ रहे हैं, तू, हम, वह, मेरा, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता है। ये अपने आप में ही एक अर्थहीन पंक्ति बनती है। तो इसलिए हम सर्वनाम शब्दों में संबोधन ऋषि मुनियों ने क्यों नहीं बनाया, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम शब्द में क्यों नहीं रखा, और महर्षि व्यास के निरुक्तम में भी सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं दिया गया है, क्यों नहीं दिया? उसके पीछे कारण यही है, क्योंकि सात विभक्तियां दी गई, सात कारक दिए गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, लेकिन संबोधन नहीं दिया गया, क्योंकि सर्वनाम शब्दों को जब हम हे लगाकर संबोधन करते हैं, तो उस समय उनका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वो अर्थहीन हो जाते हैं। इसलिए उसमें संबोधन नहीं दिया गया, केवल सात विभक्तियां ही दी गई हैं। तीसरा प्रकार जो है हमारे सर्वनाम शब्दों का, तीसरा प्रकार क्या है, निश्चयवाचक सर्वनामः। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, यानी जो शब्द बिल्कुल भी बदल कर प्रयोग नहीं होते। जैसे यह शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन इन्होंने दिया है एषः, और स्त्रीलिंग जो यह शब्द है उसका प्रथमा विभक्ति का इन्होंने एक वचन दिया है एषा, और नपुंसक लिंग का यह शब्द का
प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन में रूप दिया है वो दिया है एतत्। अब ये जो शब्द है एषः, एषा और एतत्, ये कभी भी बदलेंगे नहीं, ये ज्यों का त्यों ही रहेंगे, इसलिए इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा गया है। अगला उदाहरण है वह शब्द का। वह शब्द है सह, फिर है सा, फिर है तत्। अब वह शब्द का सह जो है संस्कृत का, वो कभी नहीं बदलेगा। जब एक पुरुष की बात होगी तो सह लगाकर अगला वाक्य बनाया जाएगा, एक स्त्री की बात होगी तो सा लगाकर अगला वाक्य बनाया जाएगा, और नपुंसकलिंग वह की बात होगी तो तत् लगाकर अगला वाक्य बनाया जाएगा। फिर इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनामः, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जैसे कह, का और किम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है? कह यानी कि कौन या फिर क्या, जो प्रश्न को पैदा करते हैं, कौन है या फिर क्या है। पुल्लिंग में बन गया प्रथमा विभक्ति एक वचन में कह, स्त्रीलिंग में बन गया का, और नपुंसक लिंग में बन गया किम। इसके बाद अगला आता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, यानी इनडेफिनाइट प्रोनाउंस, जिसमें हमें निश्चित ना तो मात्रा पता है, ना व्यक्ति के बारे में पता है, और ना वस्तु के बारे में पता है कि वो क्या है। अब है कश्चित, काचित और किंचित। इन इंग्लिश ग्रामर वी कैन से समवन और समथिंग। कश्चित क्या है? कहीं पर, किसी समय। काचित किसी ने, है ना। किमचित कुछ, क्या, मुझे नहीं पता। क्या है? मुझे नहीं पता। किमचित मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर अनिश्चित शब्दों का हमें अर्थबोध होता है, ये है अनिश्चित वाचक सर्वनामा। उसके बाद क्या है? संबंधवाचक सर्वनामा, जिसमें संबंध को दर्शाया गया है, वो है संबंधवाचक सर्वनामा। संबंधवाचक में क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस। इसमें क्या है? यह, या और यथ। क्या है? हु, विच, और नेक्स्ट जो है हमारा अगला जो हमारा वर्ड है वो है दैट। अब जो संबंधवाचक है वो क्या, इसका अर्थ क्या निकलेगा? जिसका, जिसके साथ, है ना। जो, यह क्या है? जो, या है जिसके साथ, और यत क्या है? जो। तो ये सब क्या हुए? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है सर्वनाम का प्रकार वो क्या है? निजवाचक व पुनर्वाचक सर्वनामा। इसमें क्या है? एव, केवलम और स्वयं। निजवाचक या पुनर्वाचक सर्वनामा, इसमें हम स्वा से संबोधित शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, विभक्तियां साथ ही रहेंगी। या फिर पुनर्वाचक सर्वनामा, जो कि दोबारा से वो शब्द हमारे पास लौट करके आते हैं, जैसे कि स्वयं शब्द हमने निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में भी पढ़ा था, और यहाँ पर पुनर्वाचक की श्रेणी में भी हमारे सामने है। तो फिर इन्होंने आगे चलकर सर्वनाम शब्दों के कुछ रूप दिखाए हैं, जैसे अहम जो है वो उत्तम पुरुष का प्रकार है, यानी कि मैं। फिर उसके बाद अगर हम अहम शब्द का रूप देखते हैं एक वचन में, फिर द्विवचन में, और फिर बहुवचन में, तो इसमें प्रथम विभक्ति क्या आ गई? अहम, आवाम और वयम। फिर द्वितीय विभक्ति क्या आ गई? माम, यानी कि मुझको, सबको। तृतीय आ गई मेरे द्वारा या मुझसे, मुझसे हो गया मया, हम दोनों से हो गया आवाभ्याम, और हम सब से हो गया अस्माभिः। चतुर्थ के लिए या मुझको क्या आ गया? एक वचन मह्यम, और द्विवचन में आ गया आवाभ्याम, हम दोनों के लिए, और बहुवचन में आ गया अस्मभ्यम, हम सब के लिए। फिर है पंचमी विभक्ति कि मुझसे,
अब यहाँ पर पृथक होने की बात आएगी, अपादान कारक है ये मत। मुझसे सीता का मिलन हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। या आवाभ्याम हम दोनों से, फिर है अस्मत् हम सबसे। षष्ठी विभक्ति में है मुझ में या मुझ पर या मुझ पे। आवयोः हम दोनों पे, हम दोनों पर या हम दोनों में। अस्माकम हम सब में, हम सब पे या हम सब पर। सप्तमी विभक्ति है मई एक वचन में, और द्विवचन में आवयोः, और बहुवचन में हो गया अस्मासु। ये था हमारा अहम शब्द का सर्वनाम रूप। और इसके बाद जो है हमारे पास आता है हमारा त्वम शब्द का मध्यम पुरुष जो था तुम, उसका यहाँ पर विभक्ति रूप हमारे सामने यहाँ पर दिखाई पड़ता है। त्वम का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान। फिर तृतीय विभक्ति में आगे चलकर आता है त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, और चतुर्थी में तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। पंचमी में त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकम, त्वयि युवयोः युष्मासु। फिर है हमारा वह शब्द के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का इन्होंने प्रथमा का एक वचन दे रखा है सहसा तत्। फिर द्वितीय का एक वचन है तम ताम और तत्। तदुपरांत इन्होंने तृतीय का एक वचन दिया है तेन तया तेन। चतुर्थी का तस्मै तस्यै तस्मै। तीनों लिंगों का ये एक वचन ही है। फिर पंचमी का है तस्मात् तस्याः तस्मात्। फिर है षष्ठी का एक वचन तीनों लिंगों का तस्य तस्याः तस्य। सप्तमी का तीनों लिंगों का एक वचन तस्मिन् तस्याम और तस्मिन्। तो ये था हमारा वह शब्द का एक वचन जो कि इन्होंने तीनों लिंगों में हमारे सामने रखा हुआ है। अब जो आपका सर्वनाम वाला जो यह पार्ट है 6 डे का जो लेक्चर है सर्वनाम पाठ, इसमें मुख्य रूप से आपने क्या बातें याद रखनी है, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता, इसमें केवल 7 विभक्तियां होती हैं। सर्वनाम शब्द यह तीनों लिंगों में प्रयोग होते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। सर्वनाम शब्द में जितने शब्द आपके बीएमएस फर्स्ट ईयर संस्कृत सब्जेक्ट के सिलेबस में है वो निश्चित रूप से उतने ही शब्द रहेंगे। केवल उनमें से यदि आपने एक पुल्लिंग शब्द का नियम रट लिया तो बाकी के पुल्लिंग शब्द आपको स्वतः ही स्मरण हो जाएंगे। वही रूल आपका स्त्रीलिंग शब्दों के लिए है, और वही रूल आपका नपुंसक लिंग शब्द जो कि सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं उन सब के लिए एक ही रूल। तो कुल मिलाकर कितने याद करने हैं आपको? सर्वनाम शब्दों में से एक पुल्लिंग याद कर लिया, एक स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग। तो आपके सभी 21 या 30 के लगभग जो सर्वनाम शब्द हैं वो आपके सिद्ध हो सकते हैं। जो आपका होमवर्क है वो क्या है जो आपने काम करना है, हमारे सामने जो ये वह शब्द है वह शब्द की पुल्लिंग की, स्त्रीलिंग की और नपुंसक लिंग की यहाँ पर सारी विभक्तियों का इन्होंने एक वचन दे रखा है। यानी प्रथमा विभक्ति का पुल्लिंग का एक वचन सह दे दिया, प्रथमा विभक्ति का स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन सा दे दिया, प्रथमा विभक्ति के नपुंसक लिंग का इन्होंने एक वचन तत् दे दिया। तो इन सारी विभक्तियों के यानी कि पहले आप पुल्लिंग शब्द जो है सह, उसके सारी विभक्तियों के और सारे वचनों का जो रूप है वो आप लिख करके डालिए, है ना। ये आपका होमवर्क है। केवल पुल्लिंग शब्द का, सह शब्द का 7 विभक्तियों में द्विवचन और बहुवचन में आपने रूप लिख करके डालना है। और जिनके रूप जो है वो अशुद्ध होंगे, केवल रूप लिखना है, वाक्य नहीं बनाने। जिनका रूप अशुद्ध होगा उसे करेक्ट किया जाएगा और आपको अच्छी तरह से उसका रूल समझा के फिर से आपको बताया जाएगा कि द्विवचन और बहुवचन में यहाँ पर आपने क्या ऐड करना था। ये हमारा सर्वनाम का जो पाठ है, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और जो आपकी क्वेरीज हैं
सर्वनाम लेसन से रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हैं, या आप अपने उसमें टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। उसमें मैं इसके आंसर्स देने का पूरा प्रयास करूंगी। और यहीं पर इस लेसन को मैं विराम देना चाहूंगी, जी हाँ सर्वनाम को। मैम, दैट्स द टुडेज लेक्चर। मोस्टली बच्चे 8 to 9 के बीच में उनका वो खाने का वगैरह कुछ रहता है। दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। आपका समय यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, बच्चों को उन सर्वनाम के बारे में बताया। एंड अभी 6th है, 7th तक हम लोग फुल रिकॉर्डिंग डालेंगे। उसके बाद वी विल ट्रिम दैट टू 7 मिनट्स, मतलब पहले 7 मिनट ही हम लोग डालेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो उस अकॉर्डिंगली फिर हमारा हमारा जो रहेगा सेशन कंटिन्यू रहेगा। एंड धीरे 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 असाइनमेंट्स बढ़ते जाएंगे। और जब बच्चे द टाइम दे एंटर इन द डे 1, डे 2, डे 3, तो फिर वो सिक्वेंशियली अगर फॉलो करते हैं हाँ जो जी, हमने सोचा है, तो उनको ना फिर वो धीरे 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 ग्रामेटिकली एक्सपर्टीज आ जाएंगे। और हम फिर बाद में मॉडल आंसर पेपर कैसे रहता है, मॉडल क्वेश्चंस कैसे आपको सॉल्व करना, क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है, उस डायरेक्शन में जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच मैडम, एंड एंडिंग दिस सेशन नाउ। ओके। ओके सर, अब ओके। मुझे पर्सनली वो जो भी आपका ये है असाइनमेंट वो डाल दीजिए, तो सो आई कैन प्रोसीड। एंड मैं कोशिश करता हूँ आपको उसका एडमिन एडमिन पैनल में डाल दूँ। देर इज जी अ सर, फैसिलिटी इन अवर टूडेज एप्लीकेशन, तो आपको दिख पाएंगे कौन से बच्चे कितना असाइनमेंट दिख रहे हैं वगैरह, ऐसा ठीक है। जी सर, जी सर। ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू।